नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की। मोलर प्रॉपर्टीज का नाम तो आपने सुना होगा। एनी प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मोल, नंबर ऑफ मोल्स, वो मोलर प्रॉपर्टी आ जाती है। आज हम बात करेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की। ये क्या है? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज या पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, दोनों ही चीज़ें आपको लिखी हुई मिल सकती हैं। तो इससे हमारा क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। एक क्लोज्ड सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम कंसीडर करते हैं। और वो सिस्टम, सराउंडिंग्स, उसकी वॉल्स, प्रोसेस, ये सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो कोई भी हम कैलकुलेशन करना चाहें तो कोई एक सिस्टम कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पर हम अगर कोई एक क्लोज्ड सिस्टम लेते हैं और उसमें कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो उसमें चेंज उसमें उपस्थित पदार्थ के कम या ज़्यादा होने से नहीं होता, क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम है तो उसमें मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो उसमें एडिशन और रिमूवल ऑफ मैटर, ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं होती यदि सिस्टम हमारा क्लोज्ड है। अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का एक सिस्टम है, सिस्टम में कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यदि एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम ओपन सिस्टम कंसीडर करते हैं, जहाँ पर मास परिवर्तित हो सकता है, यानी एडिशन और रिमूवल ऑफ मैटर, ये दोनों ही पॉसिबल है। ऐसी अगर कोई स्थिति है और ऐसी स्थिति में हम किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, अब वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। वॉल्यूम है, चाहे फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है या एनर्जी है, ये सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ओपन सिस्टम में, जिसमें कि एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट्स हैं और उसमें किसी एक्सटेंसिव और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की यदि हम चर्चा करें या बात करें, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक्स इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी कुछ भी हो सकती है, एंट्रोपी, उसको हम लिख सकते हैं इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड N1, N2, N3, N4 इस तरीके से। यानी ये N1, N2, N3 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि उस सिस्टम को बना रहे हैं। तो एक सिस्टम जिसमें कि कई सारे कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके नंबर ऑफ मोल्स N1, N2, N3 ये सब हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, और उसका कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है। तो ऐसी स्थिति में कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जिस पर हम विचार कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी प्रेशर, टेम्परेचर और उसके नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर डिपेंड करती है। फंक्शन क्या है इसके बारे में अपन अभी बात नहीं कर, ठीक है। तो N1, N2, N3 ये सब क्या है? हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स 1, 2, 3, 4 जितने भी। तो ऐसी स्थिति में यदि टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन सब में यदि कोई स्मॉल चेंजेस किए जाएं, तो वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी हमारी परिवर्तित होती है। तो हम कंसीडर करें कि टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में हम स्मॉल चेंजेस करें, तो ऐसी स्थिति में जो टोटल चेंज इन प्रॉपर्टी होगा, जिसको कि हम dx लिख सकते हैं। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? dx अपॉन dt, यानी चेंज इन प्रॉपर्टी x
विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर dx अपॉन dt इंटू dt, और बाकी क्वांटिटीज प्रेशर और अदर नंबर ऑफ मोल्स वो सारी सब क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ब्रैकेट के बाहर नीचे जो क्वांटिटीज लिखी जाती हैं वो कांस्टेंट है। चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंटू dt, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इंटू dp, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू n1, change in number of moles of first constituent into dni। इस तरीके से ये इक्वेशन आगे की ओर चलती चली जाएगी। तो change in that thermodynamic property can be written in this way। तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है dx अपॉन dni, ये प्रॉपर्टी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहलाती है या पार्शियल मोलर क्वांटिटी कहलाती है ऑफ दैट ith कॉन्स्टिट्यूंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट, सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट, थर्ड कॉन्स्टिट्यूंट, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उन सब के लिए हम इस तरीके की टर्म्स लिख सकते हैं, वो सब पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहलाती है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम है या इंट्रोपी है, इंथाल्पी है, उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो वो बार उसकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है। तो यहाँ हमने जैसे x1 बार लगा दिया, तो ये हो गया पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट। और क्या हो गया इसका टर्म, dx अपॉन dn1, चेंज इन दैट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट। x2 यानी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट, दैट इज चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट, जबकि बाकी सारी अदर क्वांटिटीज कांस्टेंट या स्थिर रही। तो इस तरीके से ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि dx अपॉन dni यानी चेंज इन प्रॉपर्टी x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith constituent is denoted as xi bar, that is partial molar property of that constituent। तो यहां से वो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है। यहां पर हम फिर उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि dx इक्वल टू, ये तो दो पद शुरू के हैं टेम्परेचर और प्रेशर के, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ये तो दो टर्म्स पहले से हैं। यहां पर हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, x1 बार इंटू dn1, x2 बार इंटू dn2 एटसेट्रा एंड xi बार इंटू dni। इस तरीके से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया अपनी इक्वेशन। यहां पर जो हमारा पार्शियल मोलर क्वांटिटी या पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है वो क्या हो गया, इंक्रीज, यदि हम उसको वर्ड्स में लिखें या स्टेटमेंट में लिखें, क्या होगा, इंक्रीज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो dx अपॉन dn1 यानी इंक्रीज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट। क्योंकि जब हम dn से डिवाइड कर देते हैं या dn1 से डिवाइड कर देते हैं तो वो पर मोल निकल के आ जाता है। तो चेंज इन दैट प्रॉपर्टी x विद एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंट, और कंडीशन हमने क्या लगा रखी है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और बाकी और जो मोल्स हैं वो भी
कांस्टेंट, यानी सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूंट के ही नंबर ऑफ मोल्स को हम चेंज कर रहे हैं, बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूंट अगर हैं तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी स्थिर है या कांस्टेंट है। अब यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर को भी स्थिर कर दें, थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशंस में हम कई बार कंडीशंस लगाते हैं अपनी इक्वेशंस को मॉडिफाई करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर जब हमने कंडीशन लगा दी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या आ जाएगा, dt इक्वल टू 0 और dp इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारे दोनों पद हैं, ये दोनों पद क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे या 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये कंपोनेंट रह जाएगा, यानी दैट इज dx, और Tp हमने बाहर लिख दिया, इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी, ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगी, x1 dn1 प्लस x2 dn2 बार लगा के प्लस xi बार इंटू dmi। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये इंटीग्रेबल है। तो इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये dx का बन जाएगा x, और x1 इंटू n1, x2 इंटू n2 प्लस x3 इंटू n3 और प्लस xi इंटू nl। अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, यानी अभी तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया और अब डिफरेंशिएट किया, लेकिन इन दोनों में अंतर है कि अब हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो कंप्लीट डिफरेंशियल है, ठीक है ना, जिसमें कि सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर तो स्थिर है लेकिन बाकी सारे कंपोनेंट्स वेरिएबल हैं। तो ये अब हम कंप्लीट डिफरेंशियल कर रहे हैं इसको। तो dx दैट इज चेंज इन दैट क्वांटिटी x, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या करेंगे, दो क्वांटिटीज हैं हमारे पास यहाँ पर, एक है x1 और एक है n1। तो डिफरेंशियल करते हैं तो पहला क्वांटिटी इंटू दूसरे का डिफरेंशियल और पहला का डिफरेंशियल इंटू दूसरी क्वांटिटी। तो उस इक्वेशन को हम यहाँ पर या उस रिलेशन को या उस रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसका डिफरेंशियल कंप्लीट डिफरेंशियल हो जाएगा x1 dn1 प्लस n1 dx1, ये पहले कंपोनेंट के लिए, x2 dn2 प्लस n2 dx2 ये दूसरे कंपोनेंट के लिए। इस तरीके से हमारी क्वांटिटीज चलती चली जाएंगी। और इसको यदि हम रीअरेंज कर लें, यानी x1 dn1 x2 dn2 ये सारी क्वांटिटीज हम एक साथ रख लें और बाकी अदर क्वांटिटीज को हम सिमिलर क्वांटिटीज को एक साथ रख दें, तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमारे पास ये दो क्वांटिटी तरीके से हमारे पास टर्म आ जाती है, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करें इससे, इक्वेशन नंबर 5 से, तो 5 और 7 इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें, ये भी आप देखिए dx है, चेंज इन प्रॉपर्टी x, और ये 7वीं इक्वेशन जो हमने निकाली है ये भी चेंज इन प्रॉपर्टी x है। इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि ये वाली जो हमारी टर्म है n1 dx1 एंड प्लस n2 dx2, ये सारी टर्म दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ जाता है, इसको हमको ध्यान में रखना है। स्टार करके लिखें कि n1 dx1 प्लस n2 dx2 प्लस n3 dx3 एक्सेट्रा दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस अप्लाइज टू सिस्टम ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। तो ये एक पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज पर एक ओवरव्यू।